माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूं आपके लिए BHIE 142 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसका टाइटल है आधुनिक पूर्वी एशिया का इतिहास, यानी जापान। सी 1868 से 1945 तक का यहाँ पर इतिहास है। स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसलिए है क्योंकि इसमें 5 साल के PYQ के अकॉर्डिंग सबसे जो मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को यहाँ पर लिया गया है। और ये नोट्स एंड ये वीडियो इग्नू जून एग्जाम 2026 और दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टा में भी मैसेज करके डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। सो देखिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। BHIE 142 आधुनिक पूर्वी एशिया का इतिहास, जापान। सी 1868 से 1945। चलिए, इस समय क्या क्या हुआ है देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मेजी पुनर्स्थापना तथा आधुनिक जापान के निर्माण में इसकी भूमिका का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्या कह रहा है? मेजी पुनर्स्थापना और आधुनिक जापान, तो इन दोनों के बीच में क्या क्या हुआ, इनके निर्माण में इसकी क्या भूमिका है, संक्षिप्त क्या करना है, वर्णन करना है। तो मेजी पुनर्स्थापना की अगर बात करें, इसके पुनर्स्थापना की बात करें तो 1868 ईस्वी में जापान में हुई थी। कहाँ हुई थी? मेजी पुनर्स्थापना की मेजी पुनर्स्थापना कहाँ हुई थी? 1868 में। कहाँ? जापान में। और जापान के इतिहास की एक महत्वपूर्ण यह घटना थी। ठीक है, तो इस आंदोलन के द्वारा टोकुगावा शोगुन शासन का अंत हुआ और सम्राट मेजी को वास्तविक सत्ता प्राप्त हुई। तो हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ये अपना देश का नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो इन कंफ्यूजन को भाई इनके अकॉर्डिंग ही समझना, आप जापान के अकॉर्डिंग ही समझना। ये नहीं समझना कि भाई हम इंडिया के हैं तो वहां के बारे में तो हर चीज तो पता नहीं होगा ना, लेकिन इसके उसी के अकॉर्डिंग हमें समझना होगा। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जापान को आधुनिक एवं शक्तिशाली राष्ट्र बनाना था। है ना? क्या? शक्तिशाली राष्ट्र बनाना था, ताकि वह पाश्चात्य देशों के, मतलब पश्चिम देशों के रास्ता से क्या कर सके, बच सके। है ना? तो देखो, ये मेजी पुनर्स्थापना बहुत जरूरी था। किसके लिए? सम्राट मेजी को वास्तविक सत्ता प्राप्त हुई थी। और ये किस लिए जरूरी था? क्योंकि इसको शक्तिशाली राष्ट्र बनाना था। क्या बनाना था? जापान को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना था। समझ में आ रहा है? तो समझिए, मेजी पुनर्स्थापना के बाद जापान में अनेक महत्वपूर्ण क्या हुए? सुधार किए गए। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर केंद्रीकृत शासन स्थापित किया गया। ठीक, तो मतलब जब ये व्यवस्था था, ये टोकुगावा शोगुन जब शासन था, ये शासन अत्याचार का शासन था। तो इसी तरह इसी अकॉर्डिंग समझना होगा। अगला क्या है? दाइम्यो और सामुराई वर्ग के विशेष अधिकार समाप्त कर सभी नागरिकों को समानता प्रदान की गई। प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत आधुनिक नौकरशाही और न्याय व्यवस्था क्या हो गया? विकसित की गई। शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू की गई तथा विज्ञान तकनीक और बढ़ावा विज्ञान और तकनीक को क्या दिया गया? बढ़ावा दिया गया। और औद्योगिक विकास हेतु रेल, डाक, बैंक तथा कारखाने की भी स्थापना की गई। ठीक है, कहाँ? जापान में। विदेशी तकनीक और विशेषज्ञों की सहायता से जापान तेजी से औद्योगिक राष्ट्र बन गया। तो भाई जापान इतना शक्तिशाली ऐसे नहीं बन गया, बहुत संघर्ष किया जापान शक्तिशाली बनने के लिए। वहाँ के लोग, वहाँ के हर कोई ना बहुत ही ज्यादा मेहनत करके तभी ये जापान को आज बहुत शक्तिशाली बनाया। सेना का आधुनिकीकरण किया गया तथा अनिवार्य सैनिक सेवा लागू हुई, जिससे जापान की सैन्य शक्ति क्या हो गई? बढ़ी। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपका ये नोट्स है बहुत ही इजी लैंग्वेज में और एफोर्डेबल प्राइस में आपको व्हाट्सएप में मिलेगा। आप लोग ये नोट्स जाके व्हाट्सएप में जाके परचेज कर लीजिए। और वीडियो एंड होने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार रिवीजन कीजिएगा, आपको मजा आएगा। मेजी पुनर्स्थापना ने जापान को एक आधुनिक, औद्योगिक और शक्तिशाली राष्ट्र में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप जापान एशिया का पहला आधुनिक राष्ट्र बना
और आगे चलकर विश्व राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में ये उभरा। अतः कहा जा सकता है कि आधुनिक जापान के निर्माण में मेजी पुनर्स्थापना की भूमिका बहुत अत्यंत है ना। तो आधुनिक जापान में जैसे कि आधुनिक जापान का कब किया, मतलब यही हाल ही 20-25 साल पहले, है ना। तो अभी खास करके देखा जाए तो ये आधुनिक समय का 1900 ईस्वी 1900 के बाद से, तो 1900 के बाद से आपका जो यहाँ पर 1900 1950, ठीक, इन सब के टाइम के बाद जो नया जापान बनना है, उस समय की बात हो रही है। समझ में आ रहा है? तो ये कंफ्यूज नहीं हो रहा कि आधुनिक कौन सा जापान है। चलिए, क्योंकि आपका जो यहाँ पर आपने चैप्टर कोड में ही देख लिया था कि आपका इस जापान में कहाँ से कहाँ तक का चर्चा हो रहा है। 1868 से 1945, और 1868 के बाद 19 तो आएगा, है ना। तो भाई 19,000, सॉरी 1900, तो 1900 ईस्वी के बाद से ही जापान में सुधार होना स्टार्ट होने लगा। ठीक है, स्टार्टअप तो 1868 से ही हो गया, देखिए कि पुनर्स्थापना हुआ, देख नहीं रहे, पुनर्स्थापना 1868 में। इसीलिए आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक, कि भाई कहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, शिक्षा के क्षेत्र में जापान द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों की चर्चा कीजिए। तो चलिए, शिक्षा के अकॉर्डिंग क्या क्या शिक्षा के क्षेत्र में जापान ने क्या किया, क्या क्या सुधार किया, समझिए। मेजी पुनर्स्थापना जब हुआ 1868 में, उनके बाद जापान ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा, मतलब व्यापक, बहुत अधिक मात्रा में सुधार किए, जिनके कारण वह शीघ्र, मतलब जल्द ही एक आधुनिक और शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। क्योंकि देखो, सिर्फ कारखाने ही नहीं खोले, टेक्निक्स ही नहीं अपनाया, हालांकि ये शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत अच्छा मेहनत किया। जापानी नेताओं ने समझ लिया जापान नेताओं ने क्या समझ लिया कि राष्ट्र प्रगति के लिए आधुनिक शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। तो उन्होंने ये समझ लिया कि भाई, अ, राष्ट्र को अगर आगे बढ़ाना है, राष्ट्र को अगर विकसित करना है, तो शिक्षा बहुत जरूरी है। इसीलिए शिक्षा क्षेत्र में मेहनत करना उन्होंने स्टार्ट किया। फिर 1872 में शिक्षा संहिता, एजुकेशन कोड लागू की गई, है ना, जिसके अंतर्गत पूरे देश में विद्यालयों की स्थापना होने लगी। ठीक है, वह 1872 के बाद वहां धीरे धीरे विद्यालय बनना स्टार्ट हो गया गवर्नमेंट की। ठीक, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और सार्वभौमिक बनाया वहां पर, क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी शिक्षा, जैसे कि 12 तक, 9 तक, 12 तक, है ना, 8th क्लास तक, तो ये सब पढ़ना बहुत अनिवार्य हो गया था, जिससे सामान्य जनता तक शिक्षा पहुंच गई। और दूसरे, जापान ने पश्चिमी देशों की शिक्षा पद्धति को अपनाया, विज्ञान, गणित, तकनीकी और आधुनिक भाषाओं को की शिक्षा पर विशेष बल दिया। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी की शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन करके उन्हें जापानी आवश्यकताओं के अनुसार लागू किया गया। ठीक, तो अब ये सोचो भाई, जापान ने बहुत ही संघर्ष करके बहुत ही जल्दी इन्होंने तरक्की पाई, समझ में आ गया। और ये बहुत पिछड़ेपन थे, पिछड़ा हुआ ये एक प्रकार का देश था, समझ में आ गया। इन्होंने बहुत मेहनत किया। इसका हिस्टोरी जब समझोगे ना, तब पता चलेगा जापान ने कितना मेहनत किया है। तीसरे, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, है ना, जापान में। उद्योगों के विकास हेतु इंजीनियरिंग, चिकित्सा तथा कृषि शिक्षा के लिए विशेष संस्थान खोले गए, है कि नहीं। मतलब अलग अलग टेक्निक यूज करने के लिए भी अलग अलग शिक्षा के द्वारा, यानी कि चुनाव किया गया ना, मतलब प्रशिक्षित करके। इससे जो है कि प्रशिक्षित मानव, जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग लेने, प्रशिक्षित मतलब ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग किया हुआ मानव संसाधन तैयार हो गया, है कि नहीं। अब ट्रेंड होगा, मनुष्य ट्रेंड होगा, जो भी व्यक्ति उनको मिलेंगे, ट्रेंड मिलेंगे, तो तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्र में आगे तो बढ़ेगा ही ना। औद्योगिक विकास का इसमें गति मिली। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। फिर शिक्षक प्रशिक्षण, मतलब शिक्षा का जितने भी शिक्षक होंगे वो भी, उसका भी प्रशिक्षण स्टार्ट होने लगा। ठीक है, और योग प्रशिक्षित शिक्षक तैयार किए गए। इस तरह से क्या हुआ, अगर शिक्षक का ही इंटरव्यू, शिक्षक का भी ट्रेनिंग अगर चलेगा, तो भाई शिक्षक भी तो मजबूत होंगे, ताकि वो अगर मजबूत शिक्षक नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाएंगे, बहुत सारी बात, कैसे स्टूडेंट्स को तैयार करेंगे। साथ ही महिलाओं की शिक्षा पर भी इन्होंने ध्यान दिया गया। 1872 के बाद से, किससे, 1872, ध्यान रखना, 1872 के बाद से इन्होंने महिलाओं पर भी फोकस किया, महिलाओं को शिक्षा देने की कोशिश किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरा ध्यान दिया, जिससे क्या हुआ, सामाजिक जागरूकता बढ़ी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेजी काल में आधुनिकता का क्या प्रभाव था? मेजी काल के कुछ निरंकुश विचारों के प्रति विरोध का परीक्षण कीजिए। मेजी काल बोला जाए तो मेजी पुनर्स्थापना, ठीक, जो 1868 में हुआ, ध्यान रखना। तो चलिए समझते हैं। मेजी काल जो 1868 8 में क्या हो गया, 1868 में पुनर्स्थापना हुआ और 1912 तक में जापान ने तीव्र गति से क्या किया, आधुनिकता को अपनाया, है ना, टेक्निक्स को अपनाया। और इसका जो उद्देश्य पश्चिमी देशों की बराबरी करना तथा जापान को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाता है, ठीक है। मेजी पुनर्स्थापना करने का क्या उद्देश्य था कि जापान को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना, ठीक है। आधुनिकता का प्रभाव जापान के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्रों में स्पष्ट दिखाई दिया। राजनीतिक क्षेत्र में सामंती व्यवस्था समाप्त कर केंद्रीकृत शासन स्थापित किया। 1889 में संविधान लागू हुआ तथा संसद की स्थापना की गई। कहाँ? जापान में। आर्थिक क्षेत्र में उद्योगों, रेल मार्गों, डाक तार और आधुनिक बैंकों का विकास हुआ। तो आधुनिक का नाम सुनो तो मॉडर्न सा क्या है भाई, मॉडर्न, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मॉडर्न। जिससे औद्योगिकरण को क्या हुआ, बढ़ावा मिला। शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक विद्यालय, विश्वविद्यालय क्या हुए, स्थापित किए गए, है ना। और विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा पर बल दिया गया। सामाजिक क्षेत्र में पश्चात जीवन शैली, पहनावा और विचारों का प्रभाव बढ़ा। जीवन शैली, पहनावा, विचारों का प्रभाव बढ़ा। तो किंतु बात यह है, मेजी मेजी शासन पूर्णतः लोकतांत्रिक नहीं था। इसमें कई निरंकुश प्रवृत्तियां भी थी जो सम्राट को अत्यधिक शक्तियां प्रदान, है ना, सम्राट को क्या थी, अत्यधिक शक्तियां प्रदान थी, ये प्राप्त थी। और सेना सीधे सम्राट के नियंत्रण में थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित थी तथा सरकार विरोधी गतिविधियों पर कठोर नियंत्रण रखा जाता था। तो निरंकुश की बात करें, इन निरंकुश विचारों के विरुद्ध विभिन्न वर्गों ने विरोध किया। निरंकुश शासन होने लगे थे, जनाधिकार आंदोलन हुआ। इनके माध्यम से नागरिकों ने लोकतंत्र, संविधान और प्रतिनिधि शासन की मांग की। बुद्धिजीवियों और पत्रकारों ने प्रेस की स्वतंत्रता तथा नागरिक अधिकारों का समर्थन किया। किसानों और श्रमिकों ने करों यानी टैक्स एवं आर्थिक शोषण के विरुद्ध आंदोलन किया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, युद्ध पूर्व, युद्ध से पहले जापान में राजनीतिक प्रजातंत्र की प्रकृति का आलोचनात्मक क्या कीजिए, परीक्षण कीजिए। युद्ध पूर्व जापान में राजनीतिक प्रजातंत्र का विकास मुख्यतः मेजी पुनर्स्थापना के बाद आरंभ हुआ, ठीक है। जापान ने पश्चिमी देशों की तर्ज पर संवैधानिक शासन और संसदीय व्यवस्था अपनाई, परंतु यह प्रजातंत्र पूर्णतः लोकतांत्रिक नहीं था। इसमें सैन्यवाद, सम्राटवाद तथा नौकरशाही का गहरा प्रभाव बना रहा। फिर 1889 के मेजी संविधान के अंतर्गत संसद की स्थापना की गई तथा नागरिकों को कुछ राजनीतिक अधिकार दिए गए। राजनीतिक दलों का उदय हुआ और जनता की भागीदारी बढ़ी। 1925 में सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार लागू होने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बल मिला। इस काल में दलगत राजनीति, प्रेस तथा शिक्षा के माध्यम से आधुनिक राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। किंतु युद्ध पूर्व जापानी प्रजातंत्र में अनेक सीमाएं थी। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि सम्राट सर्वोत्तम सत्ता का केंद्र था। सेना सीधे सम्राट के प्रति उत्तरदायी थी, न कि संसद के प्रति। तो सेना सम्राट का ही बात मानते थे, संसद का नहीं। परिणाम स्वरूप सैन्य अधिकारी का राजनीति पर अत्यधिक प्रभाव रहा। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल भ्रष्टाचार, पूंजीपति वर्ग के प्रभाव तथा आंतरिक संघर्षों से ग्रस्त थे। जनता के अधिकार सीमित थे और सरकार विरोधी गतिविधियों पर कठोर नियंत्रण रखा जाता था। शांति संरक्षण कानून
1925 के माध्यम से समाजवादी एवं साम्यवादी विचारों का दमन किया गया। 1930 के दशक में सैन्यवाद के बढ़ते प्रभाव ने प्रजातंत्र को लगभग समाप्त कर दिया गया। सेना ने सरकार पर नियंत्रण स्थापित कर जापान को साम्राज्यवादी विस्तार और युद्ध की ओर अग्रसर कर दिया। जापानी राज्य में नस्ल, राष्ट्रवाद तथा सभ्यता मिशन की अवधारणा की चर्चा कीजिए। आधुनिक जापानी राज्य के निर्माण में नस्लीय श्रेष्ठता, उग्र राष्ट्रवाद तथा सभ्यता सभ्यता मिशन की अवधारणा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेषकर मेजी काल के बाद जापान ने स्वयं को एशिया की श्रेष्ठ और आधुनिक शक्ति के रूप में स्थापित करने का क्या किया प्रयास किया। नस्ल की अवधारणा के अंतर्गत जापानियों ने स्वयं को अन्य एशियाई देशों की तुलना में अधिक उन्नत अधिक उन्नत और श्रेष्ठ माना। पश्चिमी साम्राज्यवाद से प्रेरित होकर जापान ने यह विश्वास विकसित किया कि जापानी जाति अनुशासित, परिश्रमी और सभ्य है। जापानी जाति अनुशासित, परिश्रमी और क्या है, सभ्य है। इसी सोच के कारण उसने कोरिया, मंचूरिया और चीन पर भी अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया। राष्ट्रवाद जापानी राज्य की सबसे प्रमुख शक्ति बना। सम्राट को राष्ट्र की एकता और गौरव का प्रतीक माना गया। शिक्षा, सेना तथा प्रशासन के माध्यम से जनता में सम्राट के प्रति निष्ठा और देशभक्ति का प्रचार किया गया। राष्ट्र ने जापान को तीव्र आधुनिकीकरण और सैन्य शक्ति के विकास के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही जापान ने सभ्यता मिशन की अवधारणा को अपनाया। जापान का दावा था कि वह एशियाई देशों को पश्चिमी शक्तियों के शोषण से मुक्त कर आधुनिकता और विकास की ओर ले जाएगा। इस विचार को एशियाओं के लिए नारे से प्रचारित किया गया। परंतु व्यवहार में यह मिशन जापानी साम्राज्यवाद का माध्यम बन गया। जापान ने जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया, वह अपनी संस्कृति, भाषा और प्रशासन थोपने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर आपका है 6। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान के तीव्र आर्थिक विकास के कारणों का विश्लेषण कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान पूर्णतः विनाश की स्थिति में था, किंतु कुछ ही दशकों में वह विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्तियों में शामिल हो गया। 1950 से 1980 के बीच जापान की तीव्र आर्थिक प्रगति को जापानी आर्थिक चमत्कार कहा जाता है। इसके पीछे अनेक महत्वपूर्ण कारण थे। सबसे पहले अमेरिकी सहायता और संरक्षण ने जापान के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिका ने आर्थिक सहायता, तकनीकी सहयोग और सुरक्षा प्रदान की, जिससे जापान अपने संसाधनों को औद्योगिक विकास में लगा सका। कोरियाई युद्ध 1950 से 53 जापान के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ। युद्ध सामग्री सेवाओं की मांग बढ़ने से जापानी उद्योगों को तेजी से विकास का अवसर मिला। तीसरे, उन्नत औद्योगिक नीति जापान की सफलता का प्रमुख आधार थी। सरकार ने भारी उद्योग, इस्पात, जहाज निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा ऑटोमोबाइल्स उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया। तकनीकी नवाचार और शिक्षा ने आर्थिक विकास को गति दी। जापान ने पश्चिमी तकनीक को अपनाकर उसमें सुधार किया तथा कुशल मानव संसाधन तैयार किए। इसके अतिरिक्त अनुशासित एवं मेहनती श्रमिक वर्ग, कम उत्पादन लागत तथा गुणवत्ता पर विशेष ध्यान ने जापानी वस्तुओं को विश्व बाजार में लोकप्रिय बनाया। क्वेश्चन नंबर है 7। जापान में जनाधिकार आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। जापान में जनाधिकार आंदोलन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य जनता को राजनीतिक अधिकार दिलाना तथा संवैधानिक शासन की स्थापना करना था।
यह आंदोलन मेजी पुनर्स्थापना के बाद उत्पन्न सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों का परिणाम था। मेजी पुनर्स्थापना का नाम सुनते ही 1868 आपके माइंड में आना चाहिए। मेजी शासन ने जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की, किंतु शासन व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत और निरंकुश बनी रही। समुराई वर्ग, बुद्धिजीवी तथा मध्यम वर्ग के लोग राजनीतिक भागीदारी और नागरिक अधिकारों की मांग करने लगे। इसी पृष्ठभूमि में जनाधिकार आंदोलन का उदय हुआ। इस आंदोलन ने प्रमुख नेता इतागाकी ताइसुके इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? इतागाकी ताइसुके थे, जिन्होंने 1874 में जनाधिकार स्मारक पत्र प्रस्तुत कर राष्ट्रीय संसद की स्थापना की मांग की। बाद में उन्होंने लिबरल पार्टी की स्थापना की। इसके अतिरिक्त ओकुमा शिगेनोबु ने संविधान शोषण तथा दलगत राजनीति का समर्थन किया। आंदोलन की मांगे क्या थी? आंदोलन की मांगे थी संविधान की रचना, निर्वाचित संसद की स्थापना, अभिव्यक्ति एवं सभा की स्वतंत्रता और करों में कमी तथा जनता की राजनीतिक भागीदारी। इस तरह से ये मांगे थी। जन अधिकार आंदोलन ने पूरे जापान में राजनीतिक चेतना उत्पन्न की। जनसभाएं, समाचार पत्र और राजनीतिक संगठनों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। यद्यपि सरकार ने कई बार दमनात्मक नीतियां अपनाई, फिर भी आंदोलन निरंतर आगे बढ़ता रहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, जापान में नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। मेजी पुनर्स्थापना के बाद जापान में आधुनिक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस परिवर्तन में बुद्धिजीवियों ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पश्चिमी विचारों, शिक्षा, विज्ञान तथा आधुनिक जापानी सिद्धांतों को अपनाकर जापान में नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। सबसे पहले बुद्धिजीवियों ने पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान का प्रचार किया। उन्होंने यह समझा कि जापान की प्रगति के लिए आधुनिक ज्ञान आवश्यक है। इसी कारण विद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी संस्थानों की स्थापना को बढ़ावा दिया गया। दूसरे बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रवाद और आधुनिक चेतना को विकसित किया। उन्होंने लोगों में राष्ट्रीय एकता, अनुशासन तथा देशभक्ति की भावना उत्पन्न की। इससे जापान एक मजबूत आधुनिक राष्ट्र के रूप में उभरा। तीसरे, इनके विचारकों ने लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक विचारों का समर्थन किया। फुकुजावा युकिची जैसे चिंतकों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और आधुनिक शिक्षा पर क्या बल दिया। उन्होंने सामंती परंपरा का विरोध कर समाज में प्रगतिशील सोच को बढ़ावा दिया। इसके अतिरिक्त बुद्धिजीवियों ने सामाजिक सुधारों में योगदान दिया। उन्होंने जातिगत भेदभाव, सामंती विशेषाधिकार, पुरानी रूढ़ियों को समाप्त करने की आवश्यकता पर, महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक स्थितियों में सुधार के लिए भी आवाज उठाई गई। हालांकि कुछ बुद्धिजीवी अत्यधिक पश्चिमीकरण के समर्थक थे, जिसके कारण पारंपरिक जापानी संस्कृति पर संकट उत्पन्न हुआ। इसके विरोध में कुछ विचारकों ने जापानी परंपराओं और राष्ट्रीय मूल्यों की रक्षा पर जोर दिया। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, तोकुगावा के तहत अर्थव्यवस्था की और विशेषताओं पर विचार कीजिए, चर्चा कीजिए। तोकुगावा शासन की बात करें तो ये 1603 से 1868 के दौरान जापान की अर्थव्यवस्था मुख्यतः सामंती तथा कृषि आधारित थी। इस काल में राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुई, जिसके कारण आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय विकास हुआ। तोकुगावा अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता कृषि प्रधान व्यवस्था थी। चावल उत्पादन को आर्थिक समृद्धि का मुख्य आधार माना जाता था तथा कर भी प्रायः चावल के रूप में लिया जाता था। सामंतों की आय कृषि पर निर्भर थी, है ना। सामंत जो थे उस समय, उनकी आय किस पर थी? कृषि पर निर्भर थी। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता सामंती व्यवस्था थी। समाज 4 वर्गों समुराई, किसान, कारीगर और व्यापारी में विभाजित था। किसानों पर भारी कर लगाए जाते थे, यानी टैक्स, जबकि व्यापारियों की सामाजिक स्थिति निम्न मानी जाती थी। इसके अतिरिक्त इस काल में व्यापार और नगरीकरण का विकास हुआ। एदो, ओसाका और क्योटो जैसे नगर व्यापारिक केंद्र बन गए।
आंतरिक व्यापार में वृद्धि हुई तथा सड़कों और परिवहन व्यवस्था का विस्तार किया गया। तोकुगावा शासन की एक अन्य विशेषता सीमित विदेशी व्यापार थी। शकोकु नीति के तहत जापान ने अधिकांश विदेशी संपर्कों को सीमित कर दिया। केवल डच और चीनी व्यापारियों को सीमित व्यापार की अनुमति दी गई। इस काल में हस्तशिल्प, हाथों से बनाया हुआ चीज और घरेलू उद्योगों का भी विकास हुआ। वस्त्र, चीनी मिट्टी और कागज उद्योग में वृद्धि हुई, जिससे बाजार और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला। टोकुगावा काल ने जापान में आर्थिक स्थिरता, व्यापारिक विकास और नागरिकरण की मजबूत नींव रखी। इसी आधार पर आगे चलकर मेजी काल में औद्योगिक विकास और आधुनिक अर्थव्यवस्था के निर्माण में सहायक बना। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है स्टूडेंट। पश्चिमी शक्तियों के साथ असमान संधियों को समाप्त करने के जापान के प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ का इसका भी स्टार्टअप 1858 में हुआ। तो 1858 में अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ जापान ने जो संधियां की, ठीक है, तो संधिया में क्या होता है, आपस में मेल मिलाप, है ना। मतलब कोई अगर लड़ाई चल रहा हो तो लड़ाई के बीच दोनों की तरफ से अगर मनाना हो, ठीक है, दोनों तरफ से दोस्ती जब हो जाती है तो इसका मतलब संधि हो जाना, ठीक है, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है तो संधि हो जाता है। तो संधिया की उन्हें असमान संधिया कहा जाता है ना। इन संधियों के अंतर्गत पश्चिमी देशों को विशेष व्यापारिक अधिकार, निम्न आयात शुल्क तथा विदेशियों के लिए न्यायिक व्यवस्था विशेष अधिकार प्राप्त थे। इससे जापान की संप्रभुता प्रभावित हुई। इसलिए मेजी शासन का प्रमुख उद्देश्य इन संधियों को समाप्त करना था। सबसे पहले मेजी नेताओं ने यह समझा कि पश्चिमी देशों के समान शक्तिशाली बने बिना संधियों में संशोधन संभव नहीं है। अतः जापान ने राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य आधुनिकीकरण आरंभ किया। आधुनिक उद्योग, रेलवे, शिक्षा व्यवस्था और आधुनिक सेना का विकास किया गया। 1878 में जापान ने इवाकुरा मिशन को यूरोप और अमेरिका भेजा। इसका उद्देश्य पश्चिमी संस्थानों का अध्ययन करना तथा संधियों के पुनरीक्षण के लिए समर्थन प्राप्त करना था। यद्यपि तत्काल सफलता नहीं मिली, लेकिन इससे जापान को पश्चिमी व्यवस्था को समझने में सहायता मिली। इसके बाद जापान ने अपनी कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था को पश्चिमी मॉडल के अनुसार सुधारना शुरू किया। 1889 में मेजी संविधान लागू किया गया। 1868 में तो देखो मेजी संविधान लागू, देखो 1868 में पुनर्स्थापन हुआ मेजी का, लेकिन इनका संविधान लागू हुआ 1889 में। ध्यान रखना, मेजी का संविधान लागू कब हुआ भैया जापान में? 1889। और इसका पुनर्स्थापना कब हुआ भैया? 1868। ठीक, तथा न्यायपालिका को आधुनिक बनाया गया। इससे पश्चिमी देशों का विकास बढ़ा, है ना, विश्वास बढ़ा, सॉरी, इससे पश्चिमी देशों का क्या हुआ? विश्वास बढ़ा कि जापान एक सभ्य आधुनिक राष्ट्र बन चुका है। ठीक है, तो ये सब जो है ये निष्कर्ष है, ये आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्युद्ध काल में जापानी कृषि व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिए। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का समय जापान के लिए आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन काल था। इस अवधि में औद्योगिकरण के तीव्र विकास के बावजूद जापान की कृषि व्यवस्था अनेक समस्याओं से ग्रस्त थी। कृषि जापानी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार थी। कृषि जो थी वो जापानी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी, परंतु इसकी स्थिति संतोषजनक नहीं थी। अंतर्युद्ध काल में जापान में भूमि का असमान वितरण प्रमुख समस्या थी। अधिकांश किसान भूमिहीन या फिर अल्प भूमिधारी थे तथा वे जमींदारों की भूमि पर क्या करते थे? खेती करते थे। किसानों को उपज का बड़ा भाग लगान के रूप में भेज देना पड़ता था। मतलब ज्यादा क्या करना पड़ता था? लगान के रूप में देना पड़ता था। ठीक है, मतलब कि अगर वो
60 केजी अगर उपज कर ये करता है, क्या करता है, 60 केजी उत्पादन करता है, तो उनमें ज़्यादा उन्हीं को देना पड़ता था टैक्स के रूप में, लगान के रूप में। अब देखो, जिससे क्या होती थी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर बन रही थी, है ना? कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने सिंचाई, उन्नत बीज तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहन किया। परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई, फिर भी फिर भी बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्न संकट बना रहा और जापान को कोरिया तथा ताइवान से अनाज आयात करना पड़ा। 1920 के दशक में कृषि क्षेत्र में मूल्य गिरावट और ऋणग्रस्तता से प्रभावित हुआ। तो 1920 का दशक में क्या हुआ, कृषि क्षेत्र मूल्य गिरावट और ऋणग्रस्तता से मतलब कर्ज में डूबा और 1929 में महामंदी ने किसानों की स्थिति और खराब कर दी। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी, बेरोजगारी तथा भूखमरी जैसी समस्याएं बढ़ी। कई किसान परिवारों को अपनी बेटियों को श्रमिक या फिर नौकरानी के रूप में भेजना पड़ा। बताओ, इन कठिनाइयों के बावजूद कृषि क्षेत्र में औद्योगिक विकास को श्रम और खाद्यान्न उपलब्ध कराया। ग्रामीण असंतोष ने जापानी सैन्यवाद को भी क्या किया, बढ़ावा दिया, क्योंकि सेना ने किसानों के हितों की रक्षा का दावा किया। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, अखिल एशियावाद शब्द से आप क्या समझते हैं? जापान ने अपने शाही हितों के लिए इसका उपयोग कैसे किया? अखिल एशियाई ने अखिल एशियावाद से आशय उस विचारधारा से है जिसके अनुसार एशिया के सभी देशों को पश्चिमी साम्राज्यवाद के विरुद्ध एकजुट होकर सहयोग करना चाहिए। इसका मूल उद्देश्य एशियाई देशों की सांस्कृतिक एकता, पारस्परिक सहयोग तथा पश्चिमी शक्तियों से मुक्ति था। जापान ने स्वयं को एशिया का सबसे बड़ा, सबसे आधुनिक और सबसे शक्तिशाली राष्ट्र मानते हुए इस विचार का नेतृत्व करने का दावा किया। प्रारंभिक दौर में अखिल एशियावाद अखिल एशियावाद को एक सकारात्मक विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया गया। जापानी बुद्धिजीवियों और नेताओं ने यह प्रचार किया कि जापान एशियाई देशों को पश्चिमी उपनिवेशवाद से मुक्त कराएगा। एशियावासियों के लिए जैसे नारों को लोकप्रिय बनाया गया, किंतु धीरे-धीरे जापान ने इस विचारधारा का उपयोग अपने साम्राज्यवादी और शाही हितों की पूर्ति के लिए करना शुरू किया। जापान ने चीन, कोरिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में अपने विस्तार को एशियाई एकता और मुक्ति के नाम पर उचित ठहराया। 1910 में कोरिया का विलय तथा 1931 में मंचूरिया पर अधिकार इसी नीति के उदाहरण थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रोस्पेरिटी स्फीयर की अवधारणा प्रस्तुत की। इसका घोषित उद्देश्य एशियाई देशों को पश्चिमी नियंत्रण से मुक्त करना था, पर वास्तव में यह जापानी प्रभुत्व स्थापित करने का साधन था। जापान ने इन क्षेत्रों के संसाधनों और श्रम का अपने हितों में शोषण किया। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, जापान के शास्त्री काल की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कौन से काल की? शास्त्री काल। तो समझिए, जापान का शास्त्री काल क्या था? जापान का शास्त्री काल मुख्यतः नाड़ा काल यानी 710 से 794 ईस्वी तक तथा हेय्यान काल से 794 से लेके 1150 ईस्वी तक को कहा जाता है। ठीक है, ये शास्त्रीय काल है। यह काल जापानी इतिहास में सांस्कृतिक, साहित्यिक और कलात्मक विकास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस समय जापान ने चीन की सभ्यता से बहुत कुछ ग्रहण किया, किंतु साथ ही अपने सांस्कृतिक पहचान भी इसमें क्या किया स्टूडेंट्स, विकसित किया। पहला, केंद्रीय शासन व्यवस्था का विकास। नाड़ा काल में जापान ने चीन के तांग वंश की प्रशासनिक प्रणाली को अपनाया। सम्राट को सर्वोच्च शासक माना गया तथा राजधानी
नाड़ा को स्थापित की गई। शासन को संगठित और केंद्रीकृत बनाने का इसमें प्रयास किया गया। तो क्या देखा आपने, सम्राट को सर्वोच्च शासक माना गया तथा राजधानी नारा में स्थापित की गई। शासन को संगठित और केंद्रीकृत बनाने का प्रयास किया गया, है ना। उसके बाद आपका है नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का प्रभाव। इस काल में धर्म का अत्यधिक प्रसार हुआ। अनेक भव्य मंदिरों और मठों का इसमें निर्माण किया गया। बौद्ध भिक्षुओं का राजनीति और समाज पर प्रभाव बढ़ा। नारा का प्रसिद्ध तोदाई मंदिर इसी काल की देन है। जापान में हेय्यान काल में जापान ने चीनी प्रभाव से हटकर अपनी मौलिक संस्कृति विकसित की। जापानी भाषा और काना लिपि का क्या हुआ स्टूडेंट्स, विकास हुआ, जिससे साहित्य और लेखन को नई दिशा मिली। साहित्यिक उत्कर्ष, यह काल जापानी इतिहास का क्या है, स्वर्ण युग माना जाता है। प्रसिद्ध कृति गेंजी की कथा, जिसे क्या मुरासाकी सिकिबू ने लिखा है ना, न्यू वर्ड से थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ना इसे, और विश्व का पहला उपन्यास माना जाता है। केवल लेखन विशेषकर वाका शैली अत्यंत लोकप्रिय थी। 5 स्टेप मैथ्स में कला और स्थापत्य का विकास, चित्रकला, संगीत, नृत्य और स्थापत्य कला का उल्लेखनीय विकास हुआ। राज दरबार का जीवन अत्यंत विलासपूर्ण तथा सौंदर्य प्रिय था। अभिजीत वर्ग कला और संस्कृति का संरक्षक बना। आगे आपका सामंतवाद और समुराई का उदय। शास्त्री काल के अंतिम चरण में सामंतों और सैनिक वर्ग यानी समुराई का प्रभाव बढ़ने लगा। केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लगी और आगे चलकर जापान में सामंतवादी व्यवस्था विकसित हुई। मेजी पुनर्स्थापना वही है। मेजी है वो मेजी था, ऐसे दोनों तरह से लिखते हैं। तो मेजी पुनर्स्थापना पर विभिन्न मतों का परीक्षण कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये मेजी वाला हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, इसको वही है यहाँ पर भी ना उसी प्रकार यहाँ पर दोहराया गया है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए, समझ लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग पढ़ते हैं। जापान में मजदूर आंदोलन के विकास एवं दमन की विवेचना कीजिए। जापान में तो मजदूर आंदोलन कब हुआ ना, क्यों हुआ, तो ये सब। तो मेजी पुनर्स्थापना के बाद जापान में तीव्र औद्योगिकरण हुआ है कि नहीं, जिससे कारखानों, खदानों और रेलवे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मजदूरों का उदय हुआ। प्रारंभ में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उस समय क्या होता था, कम मजदूरी, अधिक कार्य घंटे, मतलब कम पैसा दिया जाता था और काम बहुत ज्यादा करवाया जाता था। असुरक्षित कार्यस्थल के कारण मजदूरों में क्या हुआ, असंतोष बढ़ा, मतलब सेटिस्फेक्शन उसे नहीं मिल रहा था, बहुत परेशानी हो रही थी। इसी से मजदूर आंदोलन का क्या हो गया, विकास में लगा। मजदूर आंदोलन आंदोलन कब हुआ ये भी समझिए। 19वीं शताब्दी के अंत में, कब, 19वीं शताब्दी के अंत में श्रमिक संगठनों की स्थापना हो गई स्टार्ट। और 1897 में रूडो कुमियाई किसे इकाई यानी कि मजदूर संघ निर्माण संघ की क्या हो गई, स्थापना हो गई, ठीक है, स्थापना। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में समाजवादी विचारों तथा पश्चिमी देशों के श्रमिक आंदोलन का प्रभाव जापानी मजदूरों पर पड़ा। 1912 में सुजुकी सुजुकी बुंजी ने युवा इकाई नामक संगठन की स्थापना की, जो आगे चलकर जापान का प्रमुख ट्रेड यूनियन संगठन बना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक विस्तार और महंगाई के कारण मजदूर असंतोष बढ़ा। 1918 के चावल दंगे तथा 1920 के दशक की हड़तालें ने आंदोलन को व्यापक बनाया। और 1925 तक लाखों मजदूर विभिन्न यूनियनों से लड़ चुके थे। मजदूर आंदोलन ने बेहतर मजदूरी, कम कार्य घंटे और श्रमिक अधिकारों की क्या की मांग की। मजदूर आंदोलन का दमन।
जापान सरकार और पूंजीपति वर्ग ने मजदूर आंदोलन को राष्ट्र और उद्योग के लिए खतरा माना। 19 1900 1900 की पीस पुलिस लॉ श्रमिक संगठनों और हड़तालों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया। 1925 के शांति संरक्षण कानून द्वारा समाजवादी और सामवादी गतिविधियों पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए। पुलिस दमन, गिरफ्तारी और सेंसरशिप के माध्यम से यूनियनों को कमजोर किया गया। 1930 के दशक में सैन्यवाद के उदय के साथ मजदूर आंदोलन लगभग समाप्त कर दिया गया। सरकार ने श्रमिकों को राष्ट्रवाद और सम्राट भक्ति के नाम पर नियंत्रित किया और स्वतंत्र यूनियनों को भंग कर दिया। इस तरह से देखिए मैंने 15 क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवाया, एक्सप्लेन भी मतलब रीड करते समझाया भी। अब देखो जितने भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट ही हैं, आप लोग 16 के बाद आराम से वीडियो को रोक रोक कर समझ लीजिए या फिर आप लोग पीडीएफ जरूर परचेज कीजिए। 16 नंबर में है पश्चिमी शक्तियों से असंतुलित संधियों को खत्म करने के जापान के प्रयासों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, सैन्यवाद में राष्ट्रवादी विचारों के विकास में शिक्षा ने कैसे योगदान दिया, बताना है। क्वेश्चन 18 है, दोहरे ढांचे से आप क्या समझते हैं? जापान की अर्थव्यवस्था में परंपरागत क्षेत्र के योगदान पर चर्चा कीजिए। अब आपको कुछ शॉर्ट नोट्स दिया गया यहाँ पर। शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, सो ध्यान देना। जापानी इतिहास का कालक्रम, पहला। दूसरा, फुकुजावा युकिची, इस पर टिप्पणी। तीसरा है जापान में ब्रिटिश और फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता। चौथा, तोकुगावा जापान की संस्कृति। पांचवा, चीन के साथ जापान का युद्ध। छठा है जाई बत्सु। सातवां, अखिल एशियाई वाद। आठवां है हियान काल संस्कृति। नौवां, मेजी पुनर्स्थापना की दिशा में कदम। 10वां, मजदूर संघों का विकास। ये सब टिप्पणी है भैया। 11वां है तानाका और जनाधिकार आंदोलन। 12वां है वांग जिंगवेई और जियांग जीसी। 13वां है जापान और धुरी शक्तियां। 14वां है मित्र शक्तियों द्वारा अधिग्रहण पर जापान की प्रतिक्रिया। 15 में है जापान में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। 16 में है राष्ट्रीय सेना। 17, रूढ़िवादी और शैक्षिक सुधार। 18 नंबर में है शिंतो तीर्थ स्थलों का एकीकरण। 19 नंबर में है आपका मित्र राष्ट्रों का कब्जा। 20 नंबर में प्रसार विचारधाराएं। 21 नंबर में दलीय मंत्रिमंडल की व्यवस्था। मतलब देखो कितना सारा क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ भैया, कितना सारा मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया। देखिए टिप्पणी भी दिया और क्या कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया, शॉर्ट लॉन्ग दोनों दिया। देखिए इस तरह से कोई देगा आपको, कंप्लीट दे रहा हूँ आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। आप लोग देखिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये पीडीएफ व्हाट्सएप से जरूर परचेस कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। जन बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।